नमस्कार। खास मुलाकात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राखी और खास मुलाकात में हम आपको ऐसी शख्सियत से मिलाते हैं जिनकी लाइफ में अपने एक अचीवमेंट्स होते हैं। वो खुद भी हमें बहुत कुछ जानकारी देकर जाते हैं और जाहिर तौर पर उनके जो मैसेजेस होते हैं वो कहीं ना कहीं बहुत महत्वपूर्ण होते हैं और दर्शकों तक पहुंचते हैं। आज इसी कड़ी में हमारे साथ हैं डॉक्टर सुधांशु। और डॉक्टर सुधांशु अध्यात्म और कहीं ना कहीं एक बहुत रुचि भी रखते हैं, ज्योतिष के भी ज्ञाता हैं। और वो आज जो मंथन करने वाले हैं, जो अपनी बात हम तक और आप तक पहुंचाएंगे, वो होगी ग्रहों की जो दशा और दिशा होती है उस पर मंथन। देखिए, इस बार 30 मार्च 2025 बहुत कुछ खास होने वाला है। वो क्यों खास है, उसका कितना प्रभाव देश पर पड़ेगा, राजनीति पर पड़ेगा, पर्सनल लेवल पर आप लोगों पर कितना पड़ेगा और क्या करना है, इसी पर हम विस्तार से बातचीत करेंगे। चलिए आपकी मुलाकात करवाते हैं। सबसे पहले डॉक्टर सुधांशु जी, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में, आज आप आए। और मैं शुरुआत ही यहां से करना चाहूंगी ग्रहों की दिशा और दशा। जैसा कि आम भाषा में सभी लोग जानते हैं कि जो ग्रह होते हैं वो खेल बनाते भी बहुत अच्छा है और बिगाड़ते भी बहुत तेजी से हैं। तो हम यहीं से इसकी शुरुआत करना चाहते हैं कि आज इस पर एक मंथन में जो हम बैठे हैं, तो सबसे पहले तो वहीं से शुरू करते हैं आपकी बात ग्रहों को लेकर। हाँ, देखिए मैं ये कहूँगा कि यह कॉम्बिनेशन इतना ख़ास क्यों है। तो इसके बहुत सारे पॉइंट्स हैं। तो बेसिकली 4 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स मैं कह सकता हूँ। जैसे सबसे पहला जो पॉइंट है, ये जो दिन है 30 मार्च 2025, ये अमावस्या के बाद आ रहा है। मतलब ये आप ये ऐसे से समझ लीजिए कि शुक्ल पक्ष का फर्स्ट डे, प्रतिपदा बोलते हैं इसको। तो ये इस प्रकार का है लोगों के नॉर्मल लैंग्वेज के हिसाब से कि घोर अंधकार के बाद आशा की एक किरण, इस टाइप का। क्योंकि इसका कॉम्बिनेशन देखिए, पैटर्न देखिए, ये कब आ रहा है, जस्ट अमावस्या के नेक्स्ट फर्स्ट डे, प्रतिपदा। तो ये इसका सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो मुझे लगता है कि जो इसको स्पेशल बनाता है। सेकंड पॉइंट मैं ये कहना चाहूँगा कि नेपट्यून ग्रह है। इसको हम ज्योतिष में बहुत ज़्यादा नहीं करते, लेकिन वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में इसकी काफ़ी इम्पोर्टेंस है। तो जो नेपट्यून प्लैनेट है वो बेसिकली स्पिरिचुअलिटी का प्लैनेट है, अध्यात्म का प्लैनेट है। और ये लगभग 165 वर्ष लेता है पूरे ज़ोडिएक का एक चक्कर लगाने में। तो लास्ट 2 ईयर से ये मीन राशि में आया हुआ है। और ये जो ज्योतिष है ये चक्र के हिसाब से चलता है। तो ये चक्र का सबसे लास्ट जो राशि है वो मीन राशि है। तो ये नेपट्यून बैठा हुआ है आपके मीन राशि में। ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। और नेपट्यून जो है वो स्पिरिचुअलिटी का कारक है, वो अंतरात्मा का कारक है, इंट्यूशन का कारक है। जितना भी अध्यात्म से कंसर्न है वो सब चीज़ों को ये आपका नेपट्यून बताता है। अवचेतन मन को भी बताता है, अननोन जो चीज़ अननोन है उसको बताता है। तो एक नया आयाम खोलता है। तो बहुत ही स्पेशल प्लैनेट है और ब्लू कलर का प्लैनेट है। इसका हमारे अध्यात्म में भी हमारे जितने जो ऋषि मुनि हैं, जो ब्लू लोटस, ब्लू कलर का एक स्पेशल इम्पोर्टेंस होता है। तो नेपट्यून बहुत इम्पोर्टेंट प्लैनेट है और ये मीन राशि में बैठा है, ये दूसरा मेन कारण है। और जो तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट प्लैनेट जो मुझे कॉम्बिनेशन लग रहा है, और ये कॉम्बिनेशन मैं देखने की कोशिश कर रहा था, तो ये कॉम्बिनेशन में कई वर्ष पीछे जाके देखने की कोशिश करी। आप बिलीव नहीं करोगे, इवन 1000 वर्ष या कई हजार वर्ष तक गया, लेकिन ये कॉम्बिनेशन नहीं मिला मुझे। तो इसीलिए मुझे लगता है ये बहुत स्पेशल है। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो मुझे, तीसरा पॉइंट जो लगा, वो ये लगा कि 6 ग्रह एक साथ, 6 ग्रह एक साथ मीन राशि में, वही जो अपने ब्रह्मांड का जो अपने ज़ोडिएक का सबसे लास्ट राशि है, उसमें 6 ग्रह एक साथ बैठे हैं। जनरली क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। तो जब कभी इमरजेंसी सिचुएशन होती है तो हम सब एक रूम में आ जाते हैं। तो आप ऐसा समझ लीजिए, जो इस चक्र का सबसे आखिरी राशि है, उसके 12th हाउस में सबसे आखिरी राशि में 6 के 6 ग्रह एक साथ बैठे हुए हैं। और नेक्स्ट पॉइंट जो मुझे लगता है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट फोर्थ पॉइंट, जो मेन पॉइंट है, वो ये सारे ग्रह की दृष्टि केतु पर पड़ रही है। तो हमारे ज्योतिष में केतु का बहुत इम्पोर्टेंस है। तो जो केतु है वो सोर्स को बताता है। मतलब आप ऐसे समझ लीजिए कि जो सारे ग्रह बाहर की ओर देख रहे हैं, संसार की ओर देख रहे हैं, तो केतु बिल्कुल उसका अपोजिट है, वो सोर्स को देख रहा है।
तो वो बिल्कुल सोर्स से कनेक्टेड है, अध्यात्म से कनेक्टेड है, वो अनदेखा है, वो अननोन है। तो जितनी कुछ भी हम संसार की चीज़ें देखते हैं, मन और बुद्धि से देखते हैं, वो सब राहु है। आप ऐसे समझें, राहु केतु का जो एक्सेस होता है वो हमारे ज्योतिष में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो हमारे मन और बुद्धि से जो कुछ भी संसार में दिख रहा है, जो कुछ भी दिख रहा है, वो सब राहु के परिप्रेक्ष्य में आता है। और जो कुछ नहीं दिख रहा है, मतलब ऐसे समझ लीजिए 5% दिख रहा है तो 95% अज्ञात है, नहीं दिख रहा है। जो नहीं दिख रहा है वो सब केतु है। तो ये सारे ग्रह 6 के 6 ग्रह जो हैं, वो उनकी जो दृष्टि जो है वो केतु में पड़ रही है। और केतु एक बहुत ही मिस्टिकल प्लैनेट है, जैसे मैंने आपको बोला, अज्ञात का कारक है, ट्रांसफॉर्मेशन का कारक है, नए युग की शुरुआत है। जो हमारे जो ज्योतिष में चक्र की शुरुआत, लाइफ साइकिल की शुरुआत केतु से शुरू होकर बुध तक जाती है। तो ये भी एक इम्पोर्टेंस है। केतु फिर वो स्टार्टिंग पॉइंट है, बिल्कुल फर्स्ट इनिशियल पॉइंट है। तो ये केतु को देख रहा है, 6 के 6 ग्रह। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। दूसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट, बाकी के जो 2 ग्रह हैं, जो हम जैसे ज्योतिष में 9 ग्रह मेन मानते हैं, तो 6 ग्रह तो ये हो गए जो सीधा देख रहे हैं। दूसरा, गुरु जो है वो 5वीं दृष्टि से केतु को देख रहा है। और फिर आखिरी ग्रह रह गया मंगल, वो 4थी दृष्टि से। चौथी दृष्टि मंगल की स्पेशल होती है और 8वीं दृष्टि होती है। तो 4थी दृष्टि से मंगल भी केतु को देख रहा है। तो कोई भी ग्रह बचा ही नहीं जो केतु को नहीं देख रहा है। बहुत ही स्पेशल टाइम है, बहुत ही अद्भुत टाइम है, बहुत ही डिवाइन टाइम है, यदि आप आध्यात्मिक एंगल से देखो तो। इन 4 पॉइंट, बेसिकली इन 4 पॉइंट के कारण मैं बिल्कुल कह सकता हूँ कि बहुत ही खास है, बहुत ही खास है। अब यहाँ पे ये देखना पड़ेगा कि जैसे कि आपने कहा कि बहुत खास है, तो खास है तो किस परिप्रेक्ष्य में ये खास है, ये बहुत महत्वपूर्ण होगा। तो किस परिप्रेक्ष्य में ये खास है, और भारत से यदि हम इसको कनेक्ट करके देखें तो कितना इंपॉर्टेंट। ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। एक चीज मैं भूल गया था इसमें, और मुझे ऐसा लगता है, मैं ये कह सकता हूँ कि ये जो टाइम है, ये नए युग की शुरुआत है। और ये नया युग की शुरुआत भारत से है। आपने अपने आप ये प्रश्न पूछ लिया, और इसका बहुत सही आंसर ये है कि यदि मैं भारत की कुंडली बनाऊं, जैसे हमारे जो ज्योतिष हैं, जो इसमें इंटरेस्ट है, उनको पता होता है, यदि हम भारत की कुंडली बनाएं, जैसे 15 अगस्त को हमारा देश आज़ाद हुआ, तो एक मुंडेन एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग एक देश की राजनीति, देश का लगन बना सकते हैं, जैसे एक जीव का लगन बनाते हैं, तो उस हिसाब से। तो ये जो ग्रहों की स्थिति है, ये 5वें स्थान पे पड़ रही है, 5म स्थान पर पड़ रही है भारत के। और 5वां स्थान जो होता है वो प्रजनन का होता है, क्रिएशन का होता है, उदय का होता है, राइजिंग का होता है, जब बच्चा पैदा होता है, जब बर्थ ऑफ चाइल्ड को भी हम देखते हैं, प्रोजेनी को भी देखते हैं। तो ये 5वें स्थान पर हो रहा है। आप ये सारे कॉम्बिनेशंस देखिए, अमावस्या के बाद आ रहा है, केतु पर हो रहा है, और भारत के एंगल से ये भारत के 5वें स्थान पे हो रहा है, जो उदय का स्थान है, जो क्रिएशन का स्थान है, जो स्टार्टिंग पॉइंट है। तो ये सारे वही इंगित कर रहे हैं। तो इसीलिए मैं कह सकता हूँ कि बिल्कुल ये समझ में आता है कि ये भारत के लिए, मतलब भारत के लिए नए युग की शुरुआत है। भारत के लिए एक नए युग की शुरुआत है। और मुझे ऐसा लगता है कि एक पॉइंट यहाँ पर और बहुत जरूरी हो गया है जानना, क्योंकि भारत का जहां तक जिक्र आएगा, भारत के प्रभाव का आएगा, भौतिक परिप्रेक्ष्य में यदि समझने की कोशिश करें तो कितना इसका प्रभाव देखते हैं। आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। और असल में क्या होता है, ये जो घटना घट रही है, ये हमारे ब्रह्मांड में घट रही है, ठीक है। तो एक मैं कह सकता हूँ कि 30 मार्च एक एपिक पॉइंट है, लेकिन इसका असर जो है वो 2-3 साल पहले से, मतलब अभी समझिए 2021 से, और ये घटना होने के 2-3 साल और 2027, 28, 29 तक, ये मिलेनियम का ऐसा टाइम पीरियड है, हम इसको एक रेंज में रख सकते हैं कि बिल्कुल ट्रांसफॉर्मेशन का है, पूरे नए युग की शुरुआत, वो पुराना हट के नए, तो ये पूरा ट्रांसफॉर्मेशन है पूरा। तो ये, और यदि आप मुझसे क्वेश्चन पूछोगे कि ये भौतिक परिप्रेक्ष्य में कैसा रहेगा, तो एक वर्ड में यदि मैं इसको बोलना चाहूँ तो इसको मैं कहूँगा टर्बुलेंस है। मतलब आप ये समझ लीजिए, बवंडर रहेगा। क्योंकि आप जब भी देखिए, जब भी कोई चीज़ नई होती है तो पुरानी को मिटना होता है, तो डिस्ट्रक्शन होगा, अस्थिरता होगी। लेकिन सबसे अच्छी बात जो मुझे, क्योंकि मैं आध्यात्मिक उसमें ज़्यादा ड्वेल करता हूँ, तो मुझे इसके पीछे का पर्पस पता चलता है। तो इसका पर्पस बहुत अच्छा है, क्योंकि अस्थिरता से स्थिरता की जो एस्टेब्लिशमेंट है, उसकी प्रक्रिया है। जैसे हमारे नेचर में क्रिएशन
सस्टेन और डिस्ट्रक्शन होता है। डिस्ट्रक्शन किस लिए होता है कि न्यू होने के लिए। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोसेस है, ये एक बहुत बेसिक प्रोसेस है। क्रिएट होता है, सस्टेन होता है और फिर डिस्ट्रक्शन होता है। वो क्यों होता है? वे नएपन आने के लिए, नए युग की स्थापना होने के लिए, ठीक है। तो इस हिसाब से मैं आपको कहूँ कि ये हर लेवल पे हमको अफेक्ट करेगा। राजनीतिक स्तर पे अफेक्ट करेगा, आर्थिक स्तर पे अफेक्ट करेगा, धार्मिक स्तर पे अफेक्ट करेगा, टेक्नोलॉजी स्तर पे। इसका एक एग्जांपल आपने देखा भी होगा कि अभी हमारे कंप्यूटर्स जो सॉफ्टवेयर फेल हो गया था तो सारी फ्लाइट्स कैंसिल हो गई थी, पूरा सिस्टम बिगड़ गया था। तो ये टेक्नोलॉजिकल स्तर पे, प्राकृतिक स्तर पे, आर्थिक स्तर पे, राजनीतिक जीवन के सारे आयाम को टच करेगा। एक पॉइंट आपने राजनीति वाला रखा, ये 2 पॉइंट मुझे बहुत महत्वपूर्ण लगते हैं। देखिए, है तो अपने आप में सब महत्वपूर्ण, लेकिन थोड़ा सा कनेक्ट इसलिए करेंगे जहां तक इकोनॉमी की बात आएगी, आर्थिक रूप से जब बात आती है देश की, एक तो वो पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हुआ। दूसरा, राजनीतिक रूप से हाल ही में बहुत सारी ऐसी चीजें देखी हैं राजनीति में जिसमें बहुत हलचल सी हुई है। अभी रिसेंटली एक लोकसभा का इलेक्शन हुआ था, आने वाले समय में कुछ स्टेट के इलेक्शंस बाकी हैं। तो राजनीतिक रूप से भी यदि इसका प्रभाव है तो वो किस तरह से आप देख पा रहे हैं? बहुत, यदि मैं एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट से इसको कहूँ तो यदि मैं इसको एपिक सेंटर मान के चलूँ 30 मार्च 2025, तो देखिए जब भी कोई इवेंट होता है तो उसका रिफ्लेक्शन हमारे तक आने में समय लगता है। तो ये है, चूंकि है तो ये पर्टिकुलर वन डेट, क्योंकि अगले दिन में ये चेंज हो, लेकिन जो घटना है वो 30 मार्च को घट रही है। लेकिन इस घटना की तैयारी जो सबसे इंटेंस रहेगी 5-6 महीना पहले और 5-6 महीना बाद तक रहेगी। तो इस हिसाब से आप लगा लीजिए कि अक्टूबर नवंबर से चालू हो जाएगा। अक्टूबर से लेकर 30 मार्च तक का समय बहुत ही हलचल, बहुत ही अस्थिरता। और चूंकि ये केतु की तरफ जा रहा है तो कुछ भी सर्टेन नहीं है, कुछ भी आप आउट ऑफ द वे चीज़ें आएंगी और बिल्कुल ही कोई ऐसी अज्ञात चीज एकदम से सामने आएगी, क्योंकि ये मैं एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ से बोल रहा हूँ। तो ये जो प्रोसेस है ये शुरू हो चुका है। हालांकि जैसे आपने बताया 2021 से 2029 तक ये प्रोसेस चल रहा है, उसमें सबसे इंटेंस ये अक्टूबर से शुरू होगा। तो आपका प्रश्न बिल्कुल सही है और इसका बहुत क्लियर एविडेंस हमें अक्टूबर से देखने को शुरू हो जाएगा। तो सारी चीज़ें बिल्कुल अप्रत्याशित हमारे सामने ऐसे खुल के खड़ी होंगी, बहुत ही आश्चर्य का वो होगा। मुझे लगता है इसको मैं राजनीति में कुछ स्टेट वाइज थोड़ा कनेक्शन करूं तो मैं इस चीज को मान सकती हूँ, शायद आप एग्री करेंगे। अभी रिसेंटली हमने देखा है जैसे झारखंड में इलेक्शन होना है, तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर झारखंड में जो एकदम तेजी से उनके जो क्योंकि पहले सीएम की कमान संभाल रहे थे हेमंत सोरेन के जेल जाने के बाद, फिर अब पता चला कि वो बीजेपी में जा रहे हैं और बहुत बड़ा चेहरा है वहां की राजनीति का। मुझे लगता है एक बड़ा उस पार्टी के लिए ये झटका जैसा है। तो शायद वो जो ग्रह हैं ये वो स्थिति परिस्थिति बना रहे हैं कि ये चीजें हो रही हैं। ये तो एक एग्जाम्पल मैंने झारखंड का लिया, हम महाराष्ट्र ले लें, जम्मू कश्मीर में 10 साल बाद हमें इलेक्शन देखने को मिलेगा, क्या स्थितियां बनती हैं नहीं पता। लेकिन आप जिस तरह से कह रहे हैं कि प्रभाव है, तो ये बिल्कुल सही है कि बहुत बड़ी 30 मार्च तक एक बहुत बड़ा सिनेरियो राजनीति में देखने को मिलेगा। बिल्कुल सही कहा आपने और प्रत्यक्ष रूप से हमें दिख रहा है। यदि हम सीक्वेंस को देखें तो अभी ये इवेंट्स बढ़ते जाएंगे और आपने जैसे कहा अभी विधानसभा चुनाव का आ रहा है। हाँ। और अभी रिसेंटली महाराष्ट्र में भी हुआ। हाँ। मूर्ति वाली घटना भी हुई। ऐसे बहुत सारे इवेंट्स जो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड, जो कभी हो नहीं सकता था। अयोध्या वाली भी है, बहुत सारी घटनाएं हैं जो चल रही हैं जो लोगों के लिए बहुत बड़ा सरप्राइज था और ये प्रत्यक्ष रूप में सबके सामने आ रही है, बिल्कुल प्रत्यक्ष है। आप देखते जाइए अक्टूबर से कैसे ये इंटेंसीफाई होती चली जाएगी। जब भी कोई इवेंट होना होता है उसके इवेंट होते 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 वो उस पॉइंट तक, और उसके बाद में जैसे तूफान आता है, जैसे मैंने कहा ना बवंडर, तो फिर उस सब कुछ सारी पुरानी धारणाएं सब उड़ा के ले जाएगा। और एक प्रकार से एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कहूँ जो ग्रह की दशा पिछले 2-3 साल से चल रही है, एक प्रकार का धर्म युद्ध है। मतलब एक अच्छाई और बुराई के बीच की युद्ध है जो शुरू हो चुका है और ये एक लाइन ड्रा हो चुकी है और इसका एक एपिक पॉइंट, एक सेंटर पॉइंट, एक मीन पॉइंट है हमारे को 30 मार्च 2025 में देखने को मिलेगा। तो उसको हम उससे उस परिप्रेक्ष्य से पूरे मिलेनियम, जो मैं आपको बताया कि ये 9 साल का जो पीरियड है, जो सबसे ज़्यादा मतलब हमारे जीवन में बहुत कुछ हमें देखने को मिलेगा, ट्रांसफॉर्मेशन है और उसका सेंटर पॉइंट है। और पूरी जो धुरी है इस 2025 के 4 साल पहले
और 2025 के 4 साल बाद की धुरी है। बिल्कुल। एक जिक्र अभी किया, क्योंकि ग्रहों पे हम बात कर रहे हैं आज और राजनीति का एक जिक्र निकला अभी, क्योंकि हम राहु केतु का जिक्र कर रहे थे। आपने बहुत अच्छे से उसको क्लियर बताया कि राहु मतलब क्या और केतु मतलब क्या। तो यदि मैं केतु का प्रभाव देखूं तो राजनीतिक रूप से कितना इफेक्टिव होता हुआ दिखेगा? बहुत इफेक्टिव होता दिखेगा, और जो हमारे कर्मास हैं, जो भी हमने बोया है, जो भी हमारे नेताओं ने किया है, उसका फल मिलेगा और डायरेक्ट मिलेगा। और केतु एकदम से ला कर देता है, एकदम ऑल ऑफ ए सडन ला के देता है, क्योंकि वो संसार वो बिल्कुल आध्यात्मिक है, वो उसमें बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है और बिल्कुल ही अनसर्टेन। आप प्रेडिक्ट ही नहीं कर पाओगे कि क्या हो सकता है, और वो अननोन में ही उसका मज़ा है, और वो फोल्ड होगा समय के साथ। इसको कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, कोई ज्योतिष प्रेडिक्ट नहीं कर सकती, क्योंकि वो है ही अननोन। अदरवाइज वो अननोन कैसे होगा? तो ये बहुत ही सरप्राइज होगा। लेकिन सबसे अच्छी बात, मैं बार बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, कि इसका पर्पस बहुत अच्छा है, और इसका उदय भारत से हो रहा है, भारत के लिए। भारत में भी बहुत ज़्यादा उथल पुथल भारत की राजनीति और वैश्विक पूरे पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी, क्योंकि ब्रह्मांड के सारे ग्रहों का असर हम सब पर पड़ता है। तो सब पर असर पड़ना है, भारत में और इंटेंसिफाई होना है, क्योंकि भारत केंद्र है और भारत से एक नए युग की शुरुआत होनी है। तो ये अनसर्टेन है, और बहुत सरप्राइजिंगली थिंग्स अनफोल्ड होंगी हमारे सामने। अच्छा, क्योंकि आप दार्शनिक और अध्यात्म के साथ साथ ज्योतिष का ज्ञान भी रखते हैं, जैसा कि आपने बताया, जो भी होगा ऑल ऑफ अ सडन सारी चीजें आएंगी, वो राजनीतिक रूप से हो, लेकिन पर्पस अच्छा है। कुल मिला के यदि देखा जाए पर्पस अच्छा है, तो यदि ग्रहों की जो दिशा है, या केतु है या राहु है, जो इफेक्ट करेंगे कहीं ना कहीं, तो क्या इसके लिए कुछ किया जा सकता है? देखिए, हो तो सब अपने आप रहा है। हाँ। प्रकृति अपने आप सब कर रही है, और एज ए इंडिविजुअल लेवल आप क्या यदि आप कहना चाहो, इंडिविजुअल लेवल आप ये कहना चाहो कि तो हम ये क्या कह सकते हैं कि हमें थोड़ा सा आध्यात्मिक होना पड़ेगा। हाँ, नहीं मतलब वो तो फिर पूरे देश के लिए हो गया कि हर व्यक्ति के लाइफ में जो भी चल रहा हो, वो एक अलग पॉइंट हुआ कि पूरी मतलब देश की जनता के लिए क्या मैसेज हो सकता है इंडिविजुअली। लेकिन जैसे कि राजनीतिक रूप से पर्टिकुलर यदि कोई कुछ करना चाहे, समझना चाहे, या वो भी यदि मानते होंगे, या कि ग्रह दिशा ऐसी हो रही है, तो वो पर्टिकुलर कुछ कर सकते हैं जो राजनीति से जुड़े हुए लोग। हमें मतलब मैं तो ये कह सकता हूँ, जो राजनीति से जुड़े हैं उनको सत्य के साथ खड़ा होना पड़ेगा, धर्म के साथ खड़ा होना पड़ेगा, और हमेशा एक मतलब एक अवेयरनेस में रह के हमेशा ही मतलब अच्छे कर्मास की ओर, अच्छे अच्छे इंटेंशन से, और धर्म के साथ, मतलब धर्म के साथ यदि खड़े रहेंगे, सत्य के साथ खड़े रहेंगे, तो उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और इस इल्यूजन में ना रहें कि कोई चीज़ इग्नोर हो जाएगी, कोई भी चीज़ इग्नोर नहीं होगी। अब कोई भी चीज़ें आप छुपा पाओगे, वो नहीं हो पाएगा, वो सब चीज़ एक्सपोज होगी। तो मैं तो ये कहूँगा कि आप सत्य के साथ खड़े रहें, और धर्म के साथ खड़े रहें, लोगों की भलाई का सोचें, ठीक है। और भी बहुत सारी समस्याएं हैं, प्राकृतिक सामंजस्य, संवेदनशीलता रहे, तो आप एक मतलब एक हायर पर्पस के लिए देखें, और पर्सनल एस्पेक्ट्स को छोड़ के एक हायर एस्पेक्ट्स से देखें, हायर पर्पस को सेंटर में रह के जीवन को, लोगों के भलाई के लिए और इस देश का, यूनिवर्स के लिए, अच्छे के लिए, उस वे से आप उस चीज़ को खड़े रहें तो अच्छा रहेगा। अच्छा, एक छोटा सा सवाल आया है, क्योंकि ग्रहों की हम बात कर रहे हैं, कौन सा ग्रह होता है जो सबसे ज्यादा मजबूत होता है, और यदि वो बिगड़ गया तो समझ लीजिए कि कुछ अच्छा नहीं हो सकता राजनीतिक रूप से ही? हाँ, देखिए, अभी जैसे मैं समय की बात करूं तो सारे ग्रह केतु की ओर जा रहे हैं। हाँ। तो अभी सबका डायरेक्शन ही जो हो गया है वो केतु की तरफ हो गया है। तो वो ये अब ये पूरा जो टाइम फ्रेम है वो एक नए रूप की, मतलब एक नई राजनीति की शुरुआत है, जिसमें पुराने जितने भी करप्शन है, जितनी भी चीज़ें हैं, वो सबका अंत होना है। तो अभी सबसे स्ट्रॉन्ग जो पूरा ग्रह का जो डायरेक्शन है वो सब केतु की ओर जा रहा है, मतलब सब न्यू साइकिल की ओर जा रहा है, एक नए युग की ओर जा रहा है। तो सबसे इम्पोर्टेंट ग्रह जो मैं कहूँगा एट प्रेजेंट वो केतु का है, और केतु पे गुरु की दृष्टि पड़ रही है, केतु पे शनि की दृष्टि पड़ रही है। हम सुपीरियर प्लैनेट्स बोलते हैं, जो पृथ्वी के बाहर की ओर घूमते हैं, उनको हम सुपीरियर प्लैनेट्स बोलते हैं।
तो गुरु की भी दृष्टि, शनि की भी दृष्टि, सबका एक ही पर्पस है। जैसे मैंने बताया ना, इमरजेंसी है, इमरजेंसी में सब एक कमरे में बैठे हैं, सबका एक ऑब्जेक्टिव है। तो अभी सब एक फोर्स हो गए हैं, बिल्कुल अलाइन हो गए हैं, और ये इतना यूनिक कॉम्बिनेशन है, लाखों वर्षों में, हजारों वर्षों में, मतलब ये पहली बार। मैंने तो कंप्यूटर में बहुत पीछे तक जाके देखा, पर मुझे ये पीरियड दिखा नहीं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इसमें सब ग्रह एक हो गए हैं। तो हमें किसी एक ग्रह को नहीं कह सकते, सबका फोकस केतु की ओर है, सबका फोकस न्यू ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर है, सबका फोकस एक नए युग की शुरुआत के ऊपर है। यानी कहीं ना कहीं केतु के बारे में जो हम अभी डिस्कशन कर रहे थे, आपने बताया था कि सब कुछ अच्छा आपको करते रहना है, सत्य का साथ देना है, और ऑल ऑफ अ सडन मिलेगा जो भी मिलेगा, सब कुछ अचानक से मिलना है। तो ये आर्थिक रूप से भी है, देश में इकोनॉमी जो है हमारी, उसके लिए जो काम कर रहे हैं, जो गवर्नमेंट्स काम करती हैं, बहुत सारे मतलब संस्थान हैं, इन सब में अस्थिरता आएगी, लेकिन अस्थिरता का जो पर्पस है वो अच्छाई के लिए आएगी। धीरे धीरे वो स्टेबल होगा, लेकिन अस्थिरता सब चीज़ में आएगी, प्राकृतिक में भी आएगी। जैसे मैं बता, जैसे आजकल हो रहे हैं, जैसे तो प्राकृतिक भी अस्थिरता आएगी, क्योंकि प्रकृति अपने आप को बदल रही है। धरती माँ अपने आप को खुद नया कर रही है, सब अपने आप हो रहा है। हम अध्यात्म कहते हैं ना, जैसे आप सब अपने आप होता है, हमें इल्यूजन होता है कि हम कह रहे हैं, हमें आभास होता है कि हम करते हैं, लेकिन होता सब अपने आप ही होता है। तो सब अपने आप हो रहा है, हमको अलाइन होना, हमको अपनी एनर्जी जो बहुत हायर एनर्जी होगी, क्योंकि सारे ग्रह जो एक अलाइन हो जाएंगे, तो जो पृथ्वी की जो एनर्जी होगी बहुत हायर एनर्जी फ्रिक्वेट करेगी। तो हमको उसके साथ हारमोनी बना के रखना है, उसके साथ जुड़ के सामंजस्य बना के रखना है, और हमारे पर्पस को बहुत हाई करना है, और हमारे पर्सनल पर्पस को, सब चीज़ों को साइड में रखिए, एक हायर ऑब्जेक्टिव के लिए आगे बढ़ना चाहिए। इंडिविजुअली देखा जाए यदि, क्योंकि देश की बात हो रही है, देश पर इस पर कितना प्रभाव है, भारत पर कितना प्रभाव, हम बात ही कर रहे हैं, तो जाहिर तौर पर हम खुद इस देश में हैं। तो इंडिविजुअली देखा जाए, हर फील्ड में, हर व्यक्ति पर, हर चीज के लिए उसका कितना प्रभाव है, और उन्हें क्या करना चाहिए? हाँ, इंडिविजुअल लेवल पे जैसे मैंने कहा कि एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। यदि कोई अध्यात्म को फॉलो करता है, सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट करता है, और जैसे केतु की चीज़ों पे ध्यान देता है, जो संसार में दिखता है, जो हमारे अंदर है। जैसे हम अपना जीवन अपने माइंड पर जीते हैं, मस्तिष्क पर जीते हैं, तो मस्तिष्क के जो बाहर है वो फॉर्म है, फॉर्म वाली दुनिया जो दिखती है, और मस्तिष्क से अंदर, हमारे अंदर की दुनिया जो नहीं दिखती, वो केतु है। तो जो अंदर वाला एस्पेक्ट है वो आज खो चुका है। हम संसार की चीज़ों में इतना दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, जो दूसरा आयाम है, जो दूसरा डायमेंशन है, जो हमारी शक्तियों का है, जो इनविजिबल एनर्जीज का है, वो हम कहीं ना कहीं खो दिए हैं। तो उस पर हमें ध्यान देना पड़ेगा। उसके लिए हमें ध्यान और योग, जैसे ध्यान और योग को जीवन में उतारना पड़ेगा, सत्य के साथ खड़े रहना पड़ेगा, ठीक है, और मेडिटेशन करेंगे, हेल्प होगा, ठीक है, सत्संग करेंगे, अच्छा, और अच्छे धर्म के साथ रहेंगे, अच्छे कर्मास को देखेंगे, और अपने विवेक बुद्धि से वो देखेंगे जो चीज़ शाश्वत है, जो कभी चेंज नहीं होती है, उसके साथ जो चीज़ क्षणिक है, उसमें हम भेद कर पाएंगे। तो इस वजह से, मतलब आध्यात्मिक वजह से कहूँगा, तो हमें जो दूसरा आयाम जो हम सब खो चुके हैं, हमें बिल्कुल मतलब अनजान, लॉस्ट है हम, मतलब हम सब भाग रहे हैं, तो हम इस समझ ही नहीं पा रहे हैं कि हम कौन है, हम क्या है, हमारा हायर पर्पस क्या है। तो इन चीज़ों, इस आयाम को, जो अदृश्य आयाम है, बिल्कुल, जो मैंने आपको कहा कि 95% केतु है और 5% राहु है, जो 95% जो आयाम है, जो हमारे अंदर से गायब है, तो उस पर हमें ध्यान देना पड़ेगा। उसके लिए प्रार्थना, उसके लिए सत्संग और ध्यान और योग को उतारना होता है। ध्यान और योग को उतारना है, मतलब अब स्पिरिचुअलिटी में देखें तो मन और बुद्धि जब ड्रॉप हो जाती है, जब मन और बुद्धि ड्रॉप हो, जैसे हम रात में सोते हैं डीप स्लीप में, तो मन और बुद्धि ड्रॉप हो जाती है, तो हमारी जो अंदर की चेतना है वो बाहर की चेतना से एकाकार हो जाती है, हम चार्ज हो जाते हैं। तो ये चीज़ हम जागृत में नहीं कर पाते हैं, जागृत में हम बिल्कुल संसार में खोए रहते हैं। तो इस डायमेंशन को हमें जागृत अवस्था में लेकर आने का प्रयास करना है, इसको खोजना है, क्योंकि लाइफ इज़ अबाउट द बैलेंस, ठीक है, अंदर का फॉर्मलेस और फॉर्म के बीच में बैलेंस है। और हम अपना जीवन जो माइंड पर जीते हैं, तो माइंड के एक आयाम को देख रहे हैं, एक आयाम को नहीं देख रहे हैं। और हमारा देश आध्यात्मिक देश है, तो मुझे लगता है ये हमारे लिए एक जागृत होने का बहुत अच्छा पोर्टल, मैं ऐसा कहूँगा, आध्यात्मिक परिप्रेक्ष्य में एक पोर्टल ओपन हुआ है,
जैसे जैसे 3D है, जब हम ध्यान में जाते हैं तो 4 डायमेंशन में जाते हैं, 4 डायमेंशन में वापस हम 3rd डायमेंशन में आ जाते हैं। तो 3rd डायमेंशन से 5th डायमेंशन में जाने का एक पोर्टल, एक अपॉर्चुनिटी दे रहा है भगवान परमात्मा या वो जो अनंत शक्ति या केतु शक्ति, तो सबके लिए ये अवेलेबल है। तो इसके लिए हमें साइलेंस और स्टिलनेस का प्रैक्टिस करना चाहिए। तो जैसे जैसे हम साइलेंस और स्टिलनेस में बैठेंगे तो ये आयाम धीरे धीरे हमारे अंदर से खुलता चला जाएगा। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका, आप आए स्वदेश न्यूज में और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी। मुझे लगता है राजनीतिक रूप से, आर्थिक रूप से ग्रह क्या है, उनकी दिशा क्या है, कितना बिल्कुल और कितना महत्वपूर्ण होगा, और ये 30 मार्च 2025 क्यों खास है, ये जो मैसेज तमाम लोग पहुंचेगा तो मुझे लगता है अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। थैंक यू सो मच, आप आए हमारे साथ और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे साथ साझा की। तो खास मुलाकात में डॉक्टर सुधांशु हमारे साथ थे। देखिए, ग्रह बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, मैंने शुरुआत में ही कहा था, काम बिगाड़ते भी हैं और काम बना भी देते हैं। तो केतु को लेके जो बात हुई है, जो स्थितियां परिस्थितियां बन रही हैं, वो मैसेज आप तक पहुंचाने का एक प्रयास है उनका। देखिए कितना क्या बदलाव होगा, लेकिन जो भी होगा एक अच्छे पर्पस को लेकर होगा। और फिलहाल आज खास मुलाकात में इतना ही। बहुत जल्द मिलेंगे अगली बार नई शख्सियत के साथ, तब तक बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ, सबसे पहले देश।